हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लोकतांत्रिक पुनरुत्थान का पार्ट 1 करने वाले हैं। सीबीएसई द्वारा इस चैप्टर में जितने भी न्यू टॉपिक ऐड किए गए हैं उन सभी टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। सो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस अध्याय में आज हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं जयप्रकाश नारायण तथा उनकी संपूर्ण क्रांति के बारे में, राम मनोहर लोहिया तथा समाजवाद, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय और एकात्म मानववाद। और एक जो टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे वह है लोकतांत्रिक अभ्युत्थान। ठीक है, लोकतांत्रिक अभ्युत्थान की तीनों लहरों की हम बात करेंगे। और जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसके दोस्तों एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसको हम पार्ट 2 में करेंगे, तो ये अलग से बनाएंगे। ठीक है, तो आज हम इन 4 टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों पुनरुत्थान का मतलब क्या होता है। पुनरुत्थान का मतलब होता है, पुनरुत्थान जो है इसका मतलब होता है फिर से उठना या एक बार फिर उठना। तो ये पुनरुत्थान जो शब्द वो किस भाषा से लिया गया है, तो पुनरुत्थान का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द है रिसोरेंस, और ये लैटिन भाषा से है जिसका अर्थ होता है फिर से उठना या एक बार फिर उठना। तो आपको याद रखना है जो पुनरुत्थान शब्द है किस भाषा से लिया गया है वो है लैटिन भाषा से। अब बात कर लेते हैं लोकतांत्रिक पुनरुत्थान क्या है। तो लोकतांत्रिक पुनरुत्थान का अर्थ है कि लोकतांत्रिक गतिविधियों की पुनरावृत्ति, लोकतांत्रिक आंदोलन की पुनः होना, देश की लोकतांत्रिक राजनीति में तेजी से व अधिक मात्रा में लोगों की भागीदारी। अब इस लोकतांत्रिक अभ्युत्थान या पुनरुत्थान की आवश्यकता क्यों पड़ी। दोस्तों जैसे आप सभी को पता है कि भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ था और हमने लोकतंत्र को अपनाया था, तो कई प्रकार के आलोचकों ने हमारी आलोचना करी थी कि भारत जो है लोकतंत्र के शैशव अवस्था में समाप्त हो जाएगा, हम लोकतंत्र को आगे लेकर नहीं चल सकते और हमें लोकतंत्र को नहीं अपनाना चाहिए था। बट भारत आज अपने आज़ादी का 75वां दिवस मना रहा है और हम इन 75 सालों में लोकतंत्र को भली भांति ना सिर्फ चलाएं बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि लोकतंत्र कैसे चलाया जाता है। और अगर आपके अंदर जो है काम करने की इच्छा शक्ति तो आप किसी भी शासन से लोकतंत्र को आसानी से चला सकते हैं, और ये हमने करके दिखा दिया है और दुनिया की हमने बोलती बंद कर दी है। ठीक है, इस तरह से सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। उसके बाद अब बात करते हैं कि इस लोकतांत्रिक पुनरुत्थान की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि धीरे धीरे करके आप यहाँ पर देख सकते हैं धीरे धीरे करके होने लगा, धीरे धीरे करके भारत में जो है कई प्रकार के आंदोलनकारी गतिविधियाँ होने लगी, लोकतंत्र थोड़ा सा मंद पड़ने लगा था। और इसी प्रकार से दोबारा से लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए लोकतांत्रिक पुनरुत्थान की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से हम लोकतांत्रिक पुनरुत्थान की बात कर रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं भारतीय राजनीति में कुल कितने लोकतांत्रिक पुनरुत्थान हुए। तो भारतीय राजनीति में 3 लोकतांत्रिक अभ्युत्थान या पुनरुत्थान हो चुके हैं, और भारतीय समाजी वैज्ञानिकों ने भारत के स्वतंत्रता के बाद के राजनीतिक इतिहास में 3 लोकतांत्रिक अभ्युत्थानों की पहचान की है। और जो सबसे पहला प्रथम लोकतांत्रिक अभ्युत्थान है वो होता कब है, तो प्रथम लोकतांत्रिक अभ्युत्थान होता है 1950 से 1970 के दशक तक। ठीक है, अब ये प्रथम लोकतांत्रिक अभ्युत्थान में क्या हुआ था, तो 1950 से 1970 के दशक तक यह समय मतदान की सहभागिता पर आधारित था, और इसमें देश में केंद्र राज्यों में लोकसभा विधानसभा चुनाव का सफलतापूर्वक होना शामिल है। तो पहले लोकतांत्रिक अभ्युत्थान में क्या किया गया, तो पहले लोकतांत्रिक अभ्युत्थान में सार्वभौमिक, जी है ना, सार्वभौमिक वह मतदान, वयस्क मतदान की बात की गई, मताधिकार की बात की गई, और युवाओं को जो है इसमें भागीदारी की बात की गई थी। ठीक है, चलिए दूसरा लोकतांत्रिक पुनरुत्थान क्या है। द्वितीय लोकतांत्रिक अभ्युत्थान 1980 के 1990 के दशक तक रहा, और इस दशक के समय पिछड़े वर्गों, वंचित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग की राजनीति में भागीदारी बढ़ी। जो मंडल कमीशन, मंडल आयोग है वो इसी लोकतांत्रिक अभ्युत्थान का हिस्सा है, और इस भागीदारी ने भारतीय राजनीति को इन वर्गों के लिए उदार और सुलभ बना दिया। इस भागीदारी से ये वर्ग लोकतांत्रिक राजनीति में सशक्त हुए। भारतीय राजनीति में समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी जैसे क्षेत्रीय दलों को उदय हुआ, जिन्होंने आगे चलकर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किया। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि द्वितीय लोकतांत्रिक अभ्युत्थान में किन 2 पार्टी उदय होता है, और द्वितीय लोकतांत्रिक अभ्युत्थान में किस वर्गों को लोकतांत्रिक राजनीति में शामिल किया गया और किन को मजबूती प्रदान की गई, किन के लिए जो है आरक्षण व्यवस्था को और मजबूत बनाया गया। ये सब हुआ था द्वितीय लोकतांत्रिक अभ्युत्थान में। ठीक है, चलिए बात करते हैं तीसरा लोकतांत्रिक अभ्युत्थान। जो तीसरा लोकतांत्रिक अभ्युत्थान होता है वह 1990 के दशक से
शुरुआत होती है इसकी। और 1990 के दशक से भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत होती है, यानी LPG, लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया गया। पहले भारतीय अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था थी, अब हमने भी ओपन अर्थव्यवस्था का जो नीति थी उसको अपने नीति में शामिल कर लिया। और उपयुक्त घटनाओं ने अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करते हुए प्रतियोगी बाजार समाज का निर्माण किया। यहीं से गठबंधन सरकारों का युग भी शुरू होता है। ठीक है। तृतीय लोकतांत्रिक व्युत्थान एक प्रतियोगी चुनाव बाजार का प्रतिनिधित्व करता है जो सर्वश्रेष्ठ के अस्तित्व के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, अपितु योग्यतम के अस्तित्व के पर आधारित है। यह भारत के चुनाव बाजार में 3 महत्वपूर्ण बदलावों को दर्शाता है। तो 3 महत्वपूर्ण बदलाव कौन कौन से हैं? पहला, राज्य से बाजार तक, दूसरा सरकार से शासन तक, और तीसरा राज्य नियंत्रणकर्ता के रूप से मददकर्ता यानी फैसिलिटेटर के रूप में। ठीक है। तृतीय लोकतांत्रिक व्युत्थान उन युवाओं की भागीदारी को बढ़ाता है जो भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और समकालीन भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति में विकास और शासन दोनों के लिए अपनी बढ़ती चुनावी प्रतिबद्धता के मद्देनज़र वास्तविक बदलाव के निर्णायक घटक के रूप में उभरकर सामने आए हैं। तो भारतीय राजनीति में अब तक 3 लोकतांत्रिक व्युत्थान हुए हैं, तीनों के बारे में हमने यहाँ पर बता दिया है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाने की पूरी संभावना है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है लोकनायक जयप्रकाश नारायण और संपूर्ण क्रांति। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 में एक कैश परिवार में बिहार के सारण छपरा जिले के सिताब दियारा में हुआ था। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे और समाज सेवक भी थे, जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। 70 के दशक में इंदिरा गांधी सरकार को हटाने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया था, जिसे आज हम भी संपूर्ण क्रांति नाम से जानते हैं। 1917 में रूसी क्रांति की सफलता के बाद ये मार्क्स के समाजवाद से प्रभावित हुए और 1922 में उस शिक्षा के लिए कहाँ अमेरिका चले गए। 1929 में अमेरिका से भारत वापस लौटे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और 1936 में समाजवाद क्यों नामक पुस्तक की रचना भी की। 1939 में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लोक आंदोलन चलाया और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया। 1960 में भारतीय राजनीतिक स्थिति को देखकर पुनः राजनीति में आए और 1974 में बिहार गुजरात छात्र आंदोलन का मार्गदर्शन किया। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है। हालांकि जो जयप्रकाश नारायण जी थे उन्होंने 1952 में ही, ठीक है, सक्रिय राजनीति को छोड़ दिया था और जो विनोबा भावे जी के जो सर्वोदय और भूदान आंदोलन में उन्होंने भाग ले लिया था और जो सक्रिय राजनीति 1952 में छोड़ दी। लेकिन बाद में 1974 में और 1960 में ये पुनः राजनीति में आते हैं और 1974 में आप सभी बता कि बिहार गुजरात छात्र आंदोलन का इन्होंने मार्गदर्शन किया था। 5 जून 1974 में पटना के गांधी मैदान में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा भी इन्होंने की। 1977 के आम चुनाव में जयप्रकाश नारायण के प्रयासों से एकजुट विपक्षी पार्टियों ने इंदिरा गांधी के चुनाव में हारकर, ठीक है, हराकर पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई जिसका नाम था जनता पार्टी। आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में कांग्रेस के अंदर ही इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी बनाई। अगर इनकी उपलब्धियां बताएं तो उपलब्धियों के रूप में इनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 1965 और लोक सेवा के लिए भारत रत्न 1999 में मरणोपरांत प्रदान किया गया। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति क्या है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति से आज से था व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन। और व्यवस्था में कौन से मूलभूत परिवर्तन? आर्थिक सामाजिक न्याय पर आधारित व्यवस्था की स्थापना, समाज की बाहरी संरचनाओं में परिवर्तन और मानवीय चेतना में भी परिवर्तन की आवश्यकता पर ये बल देते थे। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियों को शामिल किया। वो कौन कौन थी? राजनीतिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति, शैक्षणिक क्रांति और आध्यात्मिक क्रांति। तो इसीलिए इनकी क्रांति को संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं राम मनोहर लोहिया जी से।
तो राम मनोहर लोहिया, और यहाँ समाजवाद से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राम मनोहर लोहिया का जन्म होता है 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अल्पायु में उनकी माता का देहांत हो गया था। बाद में दादा दादी द्वारा लालन पालन किया गया और प्राथमिक शिक्षा गांव हुई और हाई स्कूल बम्बई से उन्होंने पास की। ठीक है, गैर कांग्रेसवाद। राम मनोहर लोहिया देश में गैर कांग्रेसवाद की अलग जगाने वाले प्रमुख नेता थे। उन्होंने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था और इन्हें गैर कांग्रेसवाद के शिल्पी के रूप में भी जाना जाता है। उनके इन प्रयासों से 1967 के चुनाव में कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी और 1977 के चुनाव में केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन होता। तो ये जो है राम मनोहर लोहिया के अथक प्रयासों से ही हुआ था। राजनीति की बात करें तो राजनीति लोहिया जी साम्राज्यवाद विरोधी थे। उन्होंने समाजवाद को अपना प्रमुख पंथ बनाया था। वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे तथा कांग्रेस सोशलिस्ट मुख्य पत्र के संपादक भी थे। राम मनोहर लोहिया का समाजवाद व्यवहारिक राष्ट्रीय समाजवाद था और उन्होंने कहा कि समाजवाद पूंजीवाद से बेहतर है क्योंकि यह किसी के शोषण के विचार पर आधारित नहीं है। उन्होंने समाजवाद को एक नया आयाम दिया और नए लक्ष्य निर्धारित किए। उन्होंने लोकतंत्र के साथ समाजवाद को जोड़ते हुए लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए पहली शर्त व्यक्तिगत समानता भी रखी थी। लोकतांत्रिक समाजवाद का सिद्धांत। लोकतांत्रिक समाजवाद एक विचारधारा है जिसमें राजनीतिक लोकतंत्र के साथ उत्पादन के साधनों के सामाजिक स्वामित्व की वकालत करती है। वह इसका अधिकतर जोर समाजवादी प्रणाली में लोकतांत्रिक प्रबंधन पर रहता है। यह है लोकतांत्रिक समाजवाद राम मनोहर लोहिया जी का। ठीक है, नवीन समाजवाद। लोहिया जी ने समाजवाद के 4 मूल आधार तत्व बताए। वो कौन कौन से हैं? समानता की स्थापना, लोकतंत्र को अपनाना, अहिंसा का पालन करना और विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। उन्होंने समाजवाद को स्थापित करने के लिए विश्व संगठन की स्थापना पर जोर दिया और उनकी एक नीति बहुत ही महत्वपूर्ण है, चौबुर्जा राजनीति। राम मनोहर लोहिया का मानना था कि राजनीति और समाजवाद के 4 स्तंभ हैं जिन्हें उन्होंने चौबुर्जा राजनीति कहा। उन्होंने 4 स्तंभ बताए, केंद्र, राज्य, जिला और गांव। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको करना है। अब बात करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय और एकात्म मानववाद की। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को हुआ था। वे एक महान दार्शनिक, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री एवं राजनीतिज्ञ थे। वे बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। वे कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही संघ यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से राजनीति में आए। राजनीति के अतिरिक्त उनके साहित्य में गहरी रुचि थी। उनके हिंदी अंग्रेजी भाषाओं में कई लेख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। उन्होंने राष्ट्रधर्म, पंचजन्य और स्वदेशी जैसी अन्य पत्रिकाओं के द्वारा हिंदुत्व विचारधारा का प्रचार और प्रसार किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन को एकात्म मानववाद कहा जाता है। जी हाँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो दर्शन है उसे क्या कहा जाता है? एकात्म मानववाद। अब ये जो एकात्म मानववाद है किन दर्शन पर आधारित है? तो पहला, संपूर्ण की प्रधानता, सर्वोदय अर्थात सभी की उन्नति प्रगति हो। दूसरा है धर्म की प्रधानता, हिंदुत्व, भारतीयकरण, स्वदेशी पर जोर। तीसरा, समाजवाद की स्वायत्तता यानी ग्राम स्वराज, स्वशासन पर जोर। 1965 में भारतीय जनसंघ ने एकात्म मानववाद के सिद्धांत को आधिकारिक सिद्धांत के रूप में अपनाया और उपयुक्त दर्शन का इरादा स्वदेशी सामाजिक आर्थिक मॉडल प्रस्तुत करना था और इस दर्शन के माध्यम से वे समाज की आवश्यकताओं को संतुलित करते हुए प्रत्येक मनुष्य का गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना चाहते थे। दीनदयाल उपाध्याय जी ने वर्ग विहीन, जाति विहीन, संघर्ष और मुक्त सामाजिक व्यवस्था की परिकल्पना की। उन्होंने आंतरिक चेतना, पवित्र मानवीय आत्मा पर आधारित दर्शन दिया जिसे चित्ती कहा गया। और इस चैप्टर से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर जो पूछे जा सकते हैं यहाँ पर हमने शामिल कर दिया है कि पुनरुत्थान का क्या अर्थ है, लोकतांत्रिक पुनरुत्थान का क्या अर्थ है। ठीक है, भारत के राजनीतिक इतिहास में 3 लोकतांत्रिक अभ्युत्थानों की पहचान किसने की, भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, 1 वर्ड वाले हैं। ठीक है ना। ठीक है, इन सभी को आपको कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन को आपको सभी को कर लेना है। तो ये जो आपके 4 टॉपिक थे, राम मनोहर लोहिया,
ठीक है, जयप्रकाश नारायण, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और लोकतांत्रिक अभ्युत्थान, इन सारों टॉपिक को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल के कारण और राष्ट्रीय आपातकाल के बाद क्या क्या घटना घटित हुई, उन सभी पर चर्चा करेंगे हम पार्ट 2 में। इस वीडियो में बस इतने दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।